हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। चलिए साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लोधी वंश के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सैयद वंश के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, जिसका संस्थापक खिलजी खान था। इनके संस्थापक लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, जो कि अफ़गान था। यहीं से प्रथम अफ़गान की नींव पड़ती है। प्रथम अफ़गानी था जिसने अफ़गान वंश या लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये संस्थापक है बहलोल लोधी। ठीक है, ये 1451 से लगभग 1526 तक, 1451 से 1526 तक यह लोधी वंश चलता है। उसके बाद बाबर आता है और मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है, मुग़ल वंश की नींव डाल देता है। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पहले बहलोल लोधी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बेटे सिकंदर शाह लोधी के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिकंदर लोधी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इब्राहिम लोधी के बारे में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। लगभग दिल्ली सल्तनत का ये 5वां वंश है। इस सबसे पहला है तो क्या नाम, गुलाम वंश। उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, और ये अंतिम है लोधी वंश। इसके बाद मुग़ल शासक स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय माता दी। सबसे पहले बात करते हैं बहलोल लोधी की। बहलोल लोधी संस्थापक है किसका? लोधी वंश का। ठीक है, बहलोल लोधी संस्थापक है किसका? लोधी वंश का। ठीक है, और 1451 में इसने नींव रखी थी लोधी वंश की। यह प्रथम अफ़गानी था। ये कौन था? अफ़गानी था। बहलोल शाह गाज़ी, ये शाह गाजी की उपाधि से सुल्तान बना था। कौन? बहलोल लोधी। बहलोल शाह गाज़ी की उपाधि लेकर के यह सुल्तान बना था। ठीक है, प्रथम अफ़गान था यह प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना की थी। किसने? बहलोल लोधी ने प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना की थी, और अपने नाम से इसने जो खुतबा भी पढ़वाया था, यानी अपने नाम से इसने सिक्के भी चलवाए थे। किस? बहलोल सिक्के। जो सिक्के होते थे उन्हें उसमें बहलोल सिक्के, बहलोल अपना नाम लिखवाता था, अपना नाम का खुतबा पढ़वाता था उसमें। ठीक है, जो सिक्के होते थे उसमें बहलोल नाम अंकित करवाता था। ठीक है, और यह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था। यह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था, और जब तक इसके सरदार खड़े रहते थे यह भी खड़ा रहता था। यह अपने सरदारों का बहुत ही सम्मान करता था। जब तक इसके सरदार खड़े रहते थे तब तक ये भी उन्हीं के साथ खड़ा रहता था। ठीक है, उनका आदर सम्मान करता था। क्या कहता था अपने सरदारों को? मकसद ए अली, मकसद ए अली। ठीक है, जौनपुर जीतने में सफलता इसने प्राप्त की थी। सबसे पहले इसने जौनपुर जीतने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, किसको पराजित करके? महमूद शाह को पराजित करके, महमूद शाह को पराजित करके, महमूद शाह को पराजित करके। ठीक है, जौनपुर जीतने में सफलता हासिल की थी। बहलोल ने हिंदुओं के प्रति जो कट्टरता थी इससे पहले उसको कम किया था। ठीक है, उसमें कट्टरता का व्यवहार नहीं किया था। ठीक है, काफ़ी इसके शासन में अच्छे अच्छे पदों पर हिंदुओं को इसने नियुक्त भी किया था। ठीक है, किसने? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति कट्टरता का व्यवहार नहीं अपनाया था। ठीक है, बहलोल लोधी, लोधी नहीं लोधी, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही तीसरे पुत्र निजाम खान, इसी का नाम होता है सिकंदर शाह लोधी। ठीक है, अपने तीसरे पुत्र, अपनी मृत्यु से पहले अपने तीसरे पुत्र निजाम खान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अपने तीसरे पुत्र को क्या कर दिया था? निजाम खान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था अपनी मृत्यु से पहले ही। ठीक है, और कुछ जो अमीर सरदार थे उनकी सहायता से इसको जब इसकी मृत्यु हो गई थी बहलोल लोधी को, तो निजाम खान ने सिकंदर शाह लोधी के नाम से शासन किया था। ठीक है, कुछ सरदारों ने इसका विरोध भी किया। कुछ सरदारों ने किसका विरोध किया? इसका, बहलोल लोधी का विरोध भी किया। मुख्य कारण था कि इसकी माँ जो क्या था इसका? जयवंद, जो इसकी माँ जयवंद थी, यह एक सुनार की पुत्री थी। अब इसमें क्या कारण रहा होगा वही जाने। मतलब इसकी जो माँ थी वो जयवंद एक सुनार की पुत्री थी। इसी वजह से कुछ सरदारों ने क्या किया था? विरोध कर दिया था बहलोल लोधी का, निजाम खान को जब उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है,
अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ, अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ, किसका? बहलोल लोदी का अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर हुआ। वापस आते समय, जब ग्वालियर विजय के बाद वापस आते समय यह रास्ते में ही बीमार पड़ गया। कौन? बहलोल लोदी रास्ते में ही बीमार पड़ गया और 1489 जुलाई 1489 में इसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहाँ से आते समय? ग्वालियर। अंतिम आक्रमण इसका ग्वालियर था। ग्वालियर विजय के बाद जब ये वापस आ रहा था तो रास्ते में ही इसकी तबीयत बिगड़ जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जुलाई 1489 में बहलोल लोदी की कथा समाप्त हो जाती है, बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसने निजाम खान को उत्तराधिकारी तो पहले ही नियुक्त कर दिया था, तो सिकंदर शाह लोदी इसका वंश चला, इसने शासन किया था 1489 से 1517 तक। ठीक है, 1517 तक। और उससे पहले 1451 से 1517 से पहले किसने राज्य किया था? बहलोल लोदी ने, जो कि संस्थापक भी है लोदी वंश का। ठीक है, बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान, बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1489 को, 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, 1489 से पहले कौन राज्य करता था? बहलोल लोदी। ठीक है, 1451 से 1489 तक बहलोल लोदी, फिर उसका 1489 से 1517 तक सिकंदर शाह लोदी और 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी। ठीक है, जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए देखते हैं इधर। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान, बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर के उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर शाह लोदी ने। कब की थी? 1504 में। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। इसने भूमि मापन के लिए, यानी इसने भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी का निर्माण किया था, जो लगभग 30 इंच का होता था, जो 30 इंच का होता था गजे सिकंदरी, जिसका निर्माण सिकंदर शाह लोदी ने किया था। ठीक है, गुलरूखी शीर्षक से यह काफ़ी कविताएं लिखता था। गुलरूखी शीर्षक से ही यह कविताएं लिखता था। ठीक है, कौन? सिकंदर शाह लोदी। आगरा राजधानी बनाई इसने। किसने? सिकंदर शाह ने अपनी राजधानी आगरा, जब आगरा इतना खूबसूरत इसने शहर बनाया था तो इसने अपनी राजधानी भी कहाँ बनाई? आगरा में ही बनाई। ठीक है, आगरा राजधानी बनाई। इसने नगरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर इसने क्या किया था? नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्ति तोड़ करके इसने कसाईयों में बांट दी थी और उन कसाईयों को वो मूर्ति जो थी, मूर्ति के टुकड़े जो कसाईयों ने लिए थे, वह मांस तौलने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ठीक है, इसने मुस्लिमों को ताजिया निकालने का भी आदेश दिया था। इसने मुस्लिमों को ताजिया निकालने की भी अनुमति दे दी थी। ठीक है, मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। जो मुसलमान स्त्रियां थीं वो इससे पहले जो मज़ारों पर जाया करती थी, इसने क्या किया था? सिकंदर शाह लोदी ने जो मुस्लिम स्त्रियां थीं उनको मज़ार यानी पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई अब मुसलमान स्त्री नहीं जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद गले की बीमारी इसको हो गई थी। गले की बीमारी के कारण इसके गले में कुछ बीमारी हो गई थी। उसी के चलते 21 नवंबर, कितनी तारीख को? 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 21 नवंबर 1517 को सिकंदर शाह लोदी वीर यानी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यह म्यूज़िक का बहुत बड़ा शौकीन था। यह शहनाई का शौकीन था। यह शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। आगरा में जब इसने आगरा शहर बसाया था तो उसमें आगरा शहर बनाया था तो बादलगढ़ का किला भी उसमें बनवाया था, आग का निर्माण करवाया था। और एक इसके मरने के बाद गोठ की मस्जिद इसके वज़ीर ने बनवाई थी। ठीक है, इसके वज़ीर ने गोठ की मस्जिद का निर्माण
करवाया था इसकी मृत्यु के पश्चात, ठीक है, इब्राहिम लोदी के टाइम पे। इसके बाद बात करते हैं इसका पुत्र इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो अमीरों की सहायता से की सर्वसम्मति से सुल्तान बनाया जाता है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र इब्राहिम शाह उपाधि से, इब्राहिम शाह के नाम से उपाधि लेते हैं और आगरा के सिंहासन पर बैठता है, क्योंकि आगरा उस समय राजधानी थी। सिकंदर शाह इसके बाप ने, इसके पिता ने राजधानी बनाई थी आगरा को, ठीक है। उपाधि से, इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। 1517 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध होता है, खातौली का युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम पराजित होता है, ठीक है, जिसमें इब्राहिम की हार हो जाती है और विजय होता है राणा सांगा, ठीक है। 1517 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध होता है और इब्राहिम पराजित हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर कमेंट किया करें। अब बार बार मैं कहता हूं कि आपको जो भी पॉइंट इसमें लगते हैं कि इनको ऐड करना चाहिए था तो आप उनको लिख दिया करिए, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएंगे इसकी, तब उन पॉइंटों को ज़रूर मेंशन करेंगे उसमें, ठीक है। आप लोग वीडियो ज़रूर लाइक किया करिए, ठीक है। लगभग 50-60 व्यूज़ हो जाते हैं वीडियो में और लाइक ज़्यादा आप लोग करते नहीं, वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। जो भी नए साथी जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या होता है? हार जाता है और यह पहला सुल्तान है जो युद्ध स्थल में ही मारा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़े बहुत और जानकारी करेंगे। जो इसमें इनके शासनों में अभी तक दिल्ली सल्तनत में जो भी पद पर रहे हैं, जो भी मतलब जैसे नहीं कोई अमीर आखूर, अश्वशाला का प्रधान, जो भी इनके सेनापति वगैरह रहे हैं, जो पद पर रहे हैं, उन पदों के बारे में अभी हम लोग अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करिए। एक बार में वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में उसको अपने आप से नोट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसमें काफ़ी छोटा छोटा लिखा हो जाता है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप लोग साथ देंगे, अगर अच्छे से साथ दीजिएगा तो हम ज़रूर जो है डिजिटल बोर्ड का इंतज़ाम जल्दी से जल्दी करेंगे। चलिए देखते हैं। ये कुछ वंश लिखे हैं और ये उनका शासनकाल है, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण वंश हैं और ये उनके शासनकाल लिखे हुए हैं। जो सबसे दीर्घकालिक था, जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो वंश चला है, वो चला है तुगलक वंश, ठीक है। जो सबसे लंबे समय तक वंश चला है वो चला है तुगलक वंश। आप देख सकते हैं तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, ठीक है। अगर 1420 हो जाता तो लगभग पूरे 100 साल तक चल जाता। ये लगभग 94 साल तक चला। कौन सा? तुगलक वंश। गुलाम वंश सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ये 1206 से 1290 तक चला है, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश, यह है 1290 से 1320 ईस्वी तक चला है, ठीक है। गुलाम वंश कब से कब तक चला है? 1206 से 1290 तक। और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश, ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चला है, 1320 से 1414 ईस्वी तक, ठीक है, लगभग 94 साल। सैयद वंश 1414 से 1451 तक, 1414 से 1451 तक। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक, ठीक है, 1451 से 1526 तक। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मुग़ल वंश के बारे में, ठीक है। ये कुछ प्रशासनिक विभाग और उनके जो प्रारंभ जिसने किया था, जिस सुल्तान ने प्रारंभ किए थे, उनके बारे में लिखे हैं। थोड़े बहुत हैं, जो जितने भी हैं वो सब इन वीडियोस में आपको
मिल जाएंगे। इनकी सबकी अलग वीडियो बनी है, सबकी, गुलाम वंश की अलग, खिलजी वंश की अलग, तुगलक की अलग, सैयद की अलग, लोधी की अलग, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वीडियोस बनी हुई है। आप लोग उसमें जा कर के विस्तृत से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो प्रशासनिक विभाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दीवाने मुस्तकराज। दीवाने मुस्तकराज इसमें क्या होता था, ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आता था। ये राजस्व विभाग था, किससे कितना कर लेना है क्या नहीं है, वो सब क्या आता था दीवाने मुस्तकराज के अंतर्गत, ठीक है। ये प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था, जो संस्थापक है किसका, खिलजी वंश का, ठीक है। दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण विभाग था, ठीक है। ये बाजार नियंत्रण विभाग था कि कौन सामान कितने में बिकेगी, बाजार में कौन सी फसल कितने में बिकेगी, ये आता था बाजार नियंत्रण विभाग में। दीवाने रियासत इसको कहते थे, दीवान ए रियासत। ये भी किसने प्रारंभ किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसके बाद आता है दीवाने अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही, यह आता है कृषि विभाग के अंतर्गत, ठीक है। यह आता है कृषि विभाग के अंतर्गत, दीवाने अमीर कोही। यह मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये तुगलक वंश में स्टार्ट हुआ था, कौन सा, कृषि विभाग, ये अमीर कोही। ये दीवाने अमीर कोही जो स्टार्ट हुआ था, ये तुगलक वंश में स्टार्ट हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको स्टार्ट किया था। दीवाने बंदगान, इसमें क्या होता था, दासों का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें दास खरीदे जाते थे, जो गुलाम होते थे वह खरीदे जाते थे, और इसको फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण, इस विभाग को बनाया था। दीवाने बंदगान को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने खैरात को दान विभाग, ये फिरोज शाह तुगलक, इसमें क्या होता था, जो गरीब मुस्लिम कन्याएं होती थी उनका विवाह यह दीवाने खैरात से ही दान दे करके करवाता था। कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसमें इसीलिए इसने दान विभाग यानी दीवाने खैरात का निर्माण किया था, इस विभाग का विशेष निर्माण किया था। दीवाने इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग होता था, जो सैनिक शहीद या जो सैनिक बाद में काम नहीं कर पाते थे, बुजुर्ग हो जाते थे, उनको पेंशन देना स्टार्ट किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने इस्तिहाक, इसी को कहते हैं पेंशन विभाग, ठीक है। पेंशन विभाग को भी फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और ये दीवाने इस्तिहाक, इनको फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। और दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने मुस्तकराज ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने साथियों तक आप लोग शेयर किया, ठीक है। आप लोग शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, और नए साथी जो जुड़े हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।